हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। हम स्पेसिफिकली स्टॉक्स के बारे में ही बात करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा या हमारे और भी वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं सिर्फ स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या देखना चाहिए और कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि स्टॉक मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जैसे कि मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस में आप देखोगे ना कि मैंने डाउ थ्योरी का बताया आपको। डाउ थ्योरी में क्या होता है कि हमें सबसे पहले ट्रेंड देखना होता है। गो विद द ट्रेंड, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस में बोलते रहते हैं गो विद द ट्रेंड, गो विद द ट्रेंड। तो गो विद द ट्रेंड होता क्या है? गो विद द ट्रेंड मतलब होता है कि आपका जो सेक्टर है, सॉरी जो स्टॉक है आपका, वो किस ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है या साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। तो अब जो ट्रेडर्स होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो कि अप ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है कि आपका स्टॉक्स ऊपर बढ़ रहे हैं, आप साथ के साथ ट्रेड करो, साथ के साथ आप पैसा आपका पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है आपका। ठीक है। एक होता है, कुछ ट्रेडर्स होते हैं शॉर्ट वाले, जो डाउन ट्रेंड में करते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट गिर रहा है, शेयर्स गिर रहे हैं और वो उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे अगर कोई ट्रेडर होगा ना, तो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड करेगा, वो यहाँ से उसको ट्रेड लेगा। और जो कोई नॉर्मल बायर होगा ना, वो यहाँ से ट्रेड करेगा, इसके ऊपर से, और यहाँ पे ऐसे ट्रेड करेगा। क्योंकि ये अप ट्रेंड में है इतने टाइम में। आप देख रहे हो इतने वीक से अप ट्रेंड में, ये वीकली चार्ट है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 वीक तक ये अप ट्रेंड में था। तो ये ट्रेड हो गया। तो अब क्या है ना कि हम लोग को स्टॉक्स लेकर, अब सपोज हम मान के चलते हैं कि हम नॉर्मल ट्रेडर हैं, हम अप ट्रेंड ही करते हैं। शॉर्ट ट्रेड्स क्या होता है कि शॉर्ट ट्रेड्स में आपका मार्केट बहुत ख़राब होना चाहिए, प्लस आपके जो स्टॉक्स होते हैं आपको एकदम 100% कन्विक्शन होना चाहिए कि वो कितना नीचे तक जा सकता है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि नीचे जाने का एक लिमिटेड स्कोप ही होता है। बड़े से बड़ा स्टॉक भी देखोगे तो 15%, 20%, 10% से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप कोई भी हिस्टोरिकल चार्ट देख लो किसी भी स्टॉक का, तो वो ऊपर का कोई 100%, 200, 300, 1000% भी ऊपर जा सकता है। बट डाउन ट्रेंड का लिमिट होता है। तो मोस्टली जो लोग होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं। मैं ऑप्शन ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्विंग ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको देखना होता है कि ठीक है, मुझे, क्योंकि हम लोग का ना होल्डिंग पीरियड होता है। आप स्टॉक होल्ड करते हो, होल्ड आपका एक क्या होता है ना कि आपने जहाँ पे एंट्री ली, तो आप कुछ वीक्स तक होल्ड करते हो, कुछ डेज से लेके कुछ वीक्स तक होल्ड करते हो। और अगर आप ट्रेल करते रहे और स्टॉक ऊपर बढ़ा तो आप मंथ्स में भी होल्ड कर सकते हो उसको। तो ये बेनिफिट होता है। तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग में क्या बेनिफिट होता है कि उसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती। मतलब आपको ये नहीं होता कि पूरे टाइम बैठ के स्क्रीन पे देखते, जैसे स्कैल्पर्स होते हैं, वो स्क्रीन से हट भी नहीं सकते। ये ऑप्शंस वाले होते हैं, उन्हें तुरंत तुरंत देखते रहना होता है क्योंकि वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। पर स्विंग में क्या होता है कि उसमें आपको तुरंत तो नहीं देखना पड़ता है। अब जितने भी आप वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स देखोगे ना, तो वो मोस्टली स्विंग ट्रेडर्स ही होते हैं। स्कैल्पर नहीं होते, ऑप्शन ट्रेडर्स नहीं होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। आप किसी का भी उठा के देख लो, कोई भी टॉप ट्रेडर्स अगर आपको दिखता है तो उसमें मोस्टली आपको स्विंग ट्रेडर्स मिलेंगे। चाहे यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप देख लो आप, तो सारे जो भी होते हैं स्विंग ट्रेडर्स ही होते हैं। तो अब बात ये रही कि ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि चलो ठीक है, स्विंग ट्रेडर अच्छे होते हैं, क्या होते हैं, बट चार्ट सिलेक्शन तो सुप्रीम हो गया ना। क्योंकि आपको तो कोई भी हो कैसे भी हो, पहले चार्ट सिलेक्ट करोगे तभी ना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का सिलेक्शन का जो पहला क्राइटेरिया होता है प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन मतलब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो चार्ट है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है। अब ये तो प्राइस है ना, ये जो चार्ट है कैंडल्स है, ये इसे प्राइस बोलते हैं। अभी ऊपर जा रहा है प्राइस, बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, तो प्राइस एक्शन हो गया ये, कि प्राइस एक्शन किस तरह से बढ़ रहा है। अब सपोज जैसे कि अब मैं और कोई चार्ट लेता हूँ, कोई भी चार्ट ले लेते हैं। अब ये देखते हैं, ये अभी अप ट्रेंड में था। ठीक है। यहाँ पे ये देखो, अगर मान लो कि
हमने एक अच्छा सा क्या किया, एक बेस क्रिएट कर दिया। देखो ठीक है। अब मान लीजिए कि अब नॉर्मल ट्रेडर क्या होगा कि रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस जोन बन गया ये, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ। कई बार होता है कि रीटेस्ट नहीं होता है, कई बार एक बार रीटेस्ट होता है। तो चलो ठीक है, आपने उसको क्या किया कि रीटेस्ट पे लिया। इसमें क्या होता है कि कंफर्मेशन मिल जाता है कि फेक है कि नहीं है जो ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें इस स्टॉक ने बाई चांस 2-3 बार रीटेस्ट किए हैं, ठीक है। तो आपने उसको देखा, ऑब्जर्व किया कि हाँ, ये स्टॉक अब ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुका है, ऐसा फ्लिप हो चुका है और अब ये रीटेस्ट कर रहा है। फिर यहाँ ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऐसे हुआ। तो जो ये होता है ना, आपने क्या किया, वेट किया इसका रीटेस्ट का, और जो फाइनली इस लाइन से ब्रेक होता है ना वो, ठीक है। अब देखो ये रीटेस्ट हो गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया ना छोटा सा, कि यहाँ से स्टॉक बार बार नीचे आ रहा था, नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर फाइनली यहाँ से ब्रेक हुआ। तो अब आपने क्या किया कि आपने देखा कि बार बार यहाँ पे आके नीचे जा रहा है, तो आपने थोड़ा होल्ड किया इसको। आप इसको देखो, जब भी हम कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमें उसको एक वॉच लिस्ट बनानी पड़ती है और उसमें उसे हमें रखना होता है। अगर हमें कन्विक्शन है, जैसे मान लो कि स्टॉक है, मैंने देखा कि मुझे अच्छा लगा, हाँ कि यहाँ पे देखो अकुमुलेशन हो रहा है, अकुमुलेशन हो रहा है और फाइनली ऐसा फ्लिप भी हो चुका है। तो अब ये तो मुझे मालूम पड़ गया ना कि ठीक है, ये स्टॉक मतलब ब्रेकआउट दे रहा है, कुछ ना कुछ करने वाला है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा था ना। अब वीकली में देख रहे हो, देखो ये अक्टूबर 2022 से लेके अगस्त 2023 तक, देख रहे हो आप, एकुमुलेशन फेज में ही चल रहा था। तो जब इतना लंबा एकुमुलेशन फेज होता है ना, तो स्टॉक का कहीं ना कहीं चांसेस होता है ग्रो करने का, ठीक है। फिर आपने देखा उसको, पर हाँ, अब 100% श्योर भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसमें टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दिया, अब मैंने ऑब्जर्व किया कि वापस यहाँ से नीचे आ रहा है, या तो कई लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। बट फिर स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा नीचे रखते हो, जैसे कि मान लो आपने एंट्री ले ली यहाँ पे, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा, ये तो बहुत लंबा हो गया, लास्ट कैंडल का उस पे रखा, लो पे रखा, हम्म, ये वाला, इसी के लो पे रखा। तो लगभग 5-6% का है ना। तो हाँ, चलो इतना छोटा स्टॉप लॉस तो चलता है। आपने क्योंकि आप वीकली देख रहे हो ना, इसलिए। तो आपने देखा, यहाँ पे ले लिया इस कैंडल के नीचे, बस आप उसको देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, आखिर ट्रेंड लाइन तोड़ तो नहीं रहा नहीं है। और फिर फाइनली आप यहाँ से प्राइस आगे बढ़ गया। फिर आप इसको ट्रेल कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, अब स्टॉप लॉस बढ़ा के आप यहाँ ले आओ, ठीक है। जैसे यहाँ था, तो आप यहाँ पे ट्रेल करो, इसको ट्रेलिंग करना बोलते हैं। फिर स्टॉप लॉस को आप यहाँ ले आओ, फिर यहाँ से चलने दो। देखो अभी भी स्टॉप लॉस नहीं टूटा। अब इसी को अगर आप डेली में देखते हो, तो डेली में भी वही है। जैसे कि बेस बनाया, ब्रेकआउट दिया इसने, ये देखो डेली चार्ट में, थोड़ा चार्ट अच्छा होना चाहिए, विजिबल, अपीलिंग होना चाहिए। अब देखो ये अपीलिंग है ना कि हाँ, ब्रेकआउट। अगर आप डेली के बेसिस पे देखते हो, तो ब्रेकआउट के यहाँ पे भी रखते हो आपका, तो 3% समथिंग का स्टॉप लॉस है। और वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए स्टॉप लॉस, तब भी 6-7% के बीच में है। तो ये स्टॉप्स लगा के आप इसको ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो। देखो, लग रहा है आपका कहीं एस एल हिट होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि आपने यहाँ भी रखा था, यहाँ भी रखा था, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हाँ, कई बार होगा कि शेकआउट वगैरह होता रहेगा, तो वो आपको देखना। आप जैसे सपोज देखो, ये देखो, अब मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, इसने ऐसे काट दिया। तो अब मुझे क्या करना है, एक बार एग्जिट कर लेना है, क्योंकि अगर मैं टेक्निकली देखता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है, तो मैं एग्जिट करूँगा। बट हाँ, इसको स्टॉक को वॉच लिस्ट से निकालूंगा नहीं, इसे मैं देखूँगा, क्योंकि कई बार ना शेकआउट वगैरह ये सब होता रहता है।
तो अब देखो तुरंत इसने क्या किया, नेक्स्ट डे ही वापस आ गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। तो मैं वापस एंट्री लूंगा और इसके लो को स्टॉप लॉस बना दूंगा। ये देखो, या इसके लो को बना दो या इसके लो को बना दो। ठीक है, 4% का स्टॉप लॉस। फिर उसको ट्रेल करो। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाओ, ट्रेल करते करते। फिर देखो, ऐसे ही करके इसको ट्रेलिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको अर्न करना है तो आपको अपने लॉसेस को जल्दी काटना पड़ेगा और प्रॉफिट्स को ट्रेल करना पड़ेगा। अब मार्केट में लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना कि लॉसेस को होल्ड करके रखते हैं और प्रॉफिट को जल्दी काट लेते हैं। क्योंकि अचानक उन्हें 2,000 रुपये फ़ायदा दिखा तो लगा कि नहीं नहीं, निकलो निकलो, क्या पता प्राइस गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो उसको जल्दी एग्जिट कर लेंगे। और जब एग्जिट करेंगे तो देखेंगे वो अब जहाँ 2,000 का प्रॉफिट था वहाँ अभी 20,000 का हो रहा होता। तो फिर बाद में वो अफसोस करेंगे। और स्टॉप लॉस वाली बात जो है, अगर आप वो करते हो उसको डिसिप्लिन वे में उसको फॉलो नहीं करते हो, तो अगर आप सपोज़ यहाँ से प्राइस ब्रेक होती, मान लो जो कैंडल हमने देखा था नीचे आता वहाँ से, ये कैंडल था शायद, कहाँ किया, अच्छा तो दूसरा चार्ट है। चलो एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ अगर आपने मान लो यहाँ से प्राइस हिट हो गया, आप निकल निकल गए, वो बाय चांस ये तो ऊपर आ गया ना, या चलो फिर वापस से रिटेस्ट कर रहा है, बट अगर यहाँ से नीचे चला जाता तो फिर, क्योंकि हम जब भी ट्रेड लेते हैं हमें ये नहीं पता होता है कि वो चार्ट ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। हम करंट सिचुएशन को देख के ट्रेड लेते हैं। अब जैसे कि मैं अगर कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं करंट सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, कि चलो भाई अभी तो ये ऐसा है, तो मे बी ये ऐसा हो सकता है, जैसे कि ये देखो, ठीक है, मैंने ऐसे लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया एक करंट सिचुएशन को देखते हुए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट हुआ है तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा। हाँ बट मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता ना, हो सकता है ये यहाँ से नीचे ले जाता है इसको। तो इसलिए हमें एसएल यूज़ करना होता है। तो पहले तो हमने देख लिया कि ट्रेंड अप है, फिर हमने अपना एसएल प्लेस किया और उसके बाद हमने उसको ट्रेड किया। तो इस तरह से हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, हम लोग मूविंग एवरेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहा हूँ, ये मैं आरएसआई यूज़ करता हूँ, ये मोमेंटम चेक करता है कि प्राइस में मोमेंटम है कि नहीं। अब जैसे कि मान लो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो, प्राइस जो था 55 के में था, बुलिश रेंज में ही था, पर जब ब्रेकआउट हुआ तो मोमेंटम बढ़ गया इसका। मोमेंटम बढ़ गया मतलब कि हाँ ठीक है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, मान लो सड़क खाली होती है तो गाड़ी तेज़ चलाते हैं ना कार, तो उसमें क्या होता है कि हम मोमेंटम हमारे तेज़ रहता है तो हमें पता होता है कि चलो ठीक है, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा रास्ता जल्दी क्रॉस हो जाएगा, जल्दी जर्नी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक मोमेंटम मेंटेन रहने से ही होता है। पर जैसे जैसे हमारा मोमेंटम स्लो होने लगता है तो इसका मतलब क्या कि आगे ट्रैफिक हो सकता है, आगे जाम भी लग सकता है, आगे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मोमेंटम हमें ये बताता है कि प्राइस जो बढ़ रही है वो किस स्पीड से बढ़ रही है। तो यहाँ देखो प्राइस स्पीड से बढ़ रही थी, फिर यहाँ पे भी प्राइस का ऊपर ही थी रेंज, बुलिश रेंज में ही थी, यहाँ भी बुलिश रेंज में ही थी। उस तरह से हमें अंदाज़ा लगता जाता है। फिर यहाँ मोमेंटम स्लो हो गया थोड़ा, चलो वो तो रिलैक्स होता है, प्राइस एक बार बीच बीच में रिलैक्स भी होता रहता है, जैसे पुल बैक आ गया तो रिलैक्स हुआ, तो इस हिसाब से मोमेंटम बढ़ता गया। और फाइनली अभी हम अगर देखते हैं तो ये मोमेंटम अब स्लो हो रहा है, मतलब गाड़ी एकदम स्लो हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम आ रहा है। तो ये हमें एक साइन दे देता है कि हाँ मोमेंटम स्लो है, क्योंकि देखो यही प्राइस यहाँ 78 पे था और उसके बाद से प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और अब फाइनली ये 40 के रेंज में आ गया। 40 to 80 वैसे भी बुलिश रेंज होता है, बट फिर भी अभी हमें संभल के देखना होगा कि इसके बाद ये हो सकता है कि प्राइस जो है और नीचे भी आ सकता है। तो इसमें हमें क्या होता है कि ट्रेल करते रहना होता है अपने पोजीशंस को ट्रेल करेंगे तभी हमें समझ में भी आएगा कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। अब जैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो अब जैसे कि स्टॉक्स देखा हमने, डेली टाइम फ्रेम पे देखा। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देखते हैं ना कि जो मोस्टली स्टॉक्स होने चाहिए अप ट्रेंड में होने चाहिए, ठीक है, अभी ये डाउन ट्रेंड में है। अब कोई स्टॉक ढूंढते हैं हम जो अप ट्रेंड में हो, जाकि मतलब ये देखते हैं, जैसे नेस्ले हो गया। नेस्ले अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का देखते हो, तो
ये अब देखो यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रहा है प्राइस। वॉल्यूम में अब आप ये देखो, रेड कैंडल्स कम होते जा रहे हैं, वॉल्यूम एब्जॉर्ब होती जा रही है, सॉरी प्राइस एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, फिर यहाँ बाइंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब कि इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो आप देख रहे हो, ये लोएस्ट बेस था, इसके बाद से लो बेस नहीं बनाया इसने, हायर हाई का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसका तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स पे हम लोग नज़र रख सकते हैं, इससे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर आप चाहो भी तो स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस लगा दे, कितना स्टॉप लॉस बनता है एक बार देखते हैं। हाँ, 2.68 का स्टॉप लॉस बनता है, और यहाँ से प्रॉफिट चांसेस कितने होते हैं, एक बार अर्ली चांसेस होते हैं सिक्स, सिक्स का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में डबल हो रहा है कम से कम, तो आप इसको ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर सकते हो तो कहाँ तक गिरेगा हम बोल नहीं सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, तो हम एक अज्यूम कर सकते हैं, अजम्पशन होता है हमारा कि गिरेगा तो यहाँ पे वापस आके सपोर्ट ले लेगा। बट तब भी हम स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, क्योंकि लिमिट नहीं होती है। अब जैसे कि बढ़ने की भी लिमिट नहीं होती है। अब अगर आप देखोगे तो, अब देखो, नॉर्मल प्राइस करते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ से गिरा था ये, अब यहाँ से कितना गिरा है देखो आप, लगभग 18% गिरा है, ठीक है। अब प्राइस को वापस वहाँ जाने के लिए कितना परसेंट चाहिए, लगभग 23% चाहिए। तो ग्रोथ का चांसेस तो ये 25% बन रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस केस में कि हम इसे ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाया, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है कि जैसे बाद में ये रेजिस्टेंस है छोटा सा, इसे तोड़ के फिर ऊपर आएगी, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर जब इसे यहाँ पे क्या बिहेव करते हमें देखना होगा। मान लो कि अब मैंने बना दिया एक रेजिस्टेंस जोन, अब ये रेजिस्टेंस जोन कैसे बना, देखो, प्राइस यहाँ से नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी प्राइस उसको अब्जॉर्व करी सेलर्स को, धीरे 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 धीरे, अब यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से प्राइस जाती है, हम ट्रेल करते रहेंगे, फिर मान लो प्राइस यहाँ पहुँची, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, फिर रिटेस्ट करा, फिर ऊपर किया, ऐसे। तो हम क्या करेंगे ना, हम अपना एस एल भी चेंज करते रहेंगे। जैसे यहाँ से एस एल है, फिर जब प्राइस रिटेस्ट करेगी तो हम यहाँ एस एल लगा देंगे, फिर इसको ऊपर जाने देंगे, फिर मान लो यहाँ रिटेस्ट करेगी तो ये एस एल बन जाएगा, फिर ऊपर जाने देंगे, तो इसको हम ट्रेल करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और नॉर्मली लोग उल्टा करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपने पास होल्ड करके रखेंगे, जब माइनस में पोजीशन होगा और जब प्रॉफिट में होगा तुरंत निकल जाएंगे। तो बस आपको ये साइकोलॉजी को उल्टा कर देना है, आपको भी, आपको प्रॉफिट्स को होल्ड करना है। प्रॉफिट होल्ड करने का मतलब कि आप प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो तो उसे और प्रॉफिटेबल होने दो, पर लॉसेस को होल्ड नहीं करना है आपको, क्योंकि लॉसेस आपको पता नहीं कि 5,000 से 20,000 भी हो सकता है, 20,000 से 25,000 भी हो सकता है। तो हम इंडिविजुअल लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि 20-25,000 रुपये का लॉस करते रहे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी। तो हमें, हमारा क्या होता है मेन मोटो, कि हमें कमाना है, गंवाना नहीं है, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस तो है नहीं जो बहुत ज़्यादा पैसा सिस्टम में डाल के उसे होल्ड करके रख सकें। हम इंडिविजुअल, हमारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, हमें कम कैपिटल से ही कमाना होता है। तो इस वजह से हमें एसएल का वो फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे कि ये स्टॉक है देखो, अब जैसे कि यहाँ पे ये मैं हाई वॉल्यूम देख रहा हूँ, अब गैप अप खुला, सीधे प्राइस यहाँ तक गया, फिर यहाँ से हैवी सेलिंग आई, तो ये नीचे गया, नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर सेम यहीं पे इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस जोन पे फिर हैवी सेलिंग है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देख रहे हो यहाँ से, मतलब प्राइस बार बार नीचे जा रही है, मतलब ऊपर जाने नहीं दे रहे, और कितनी बुरी तरह से नीचे जा रही है। देखो प्राइस को यहाँ से उठने के लिए बेचारा कितना ऊपर गया, 15% तक ऊपर गया वो, पर जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखो वापस
ज़मीन पे भेज दिया, पटक दिया कि जहाँ से आया था भाई तुम वहीं जाओ। तो कहने का मतलब ये कि अब ये मैंने एक रेंज बना दिया है। रेंज आप ये रेंज बन गया, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया है कि यहाँ पे प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया हुआ है गिरने के बाद। तो ये इसके लिए ज़मीन है, यहीं पे गिरती है प्राइस आके, ठीक है। और ये इसके लिए आसमान है, यहाँ से अटक जाती है। तो इसको ये तोड़ना होगा। तो फिलहाल हम देख रहे हैं ना कि डाउन ट्रेंड में है। तो इसे कुछ नहीं करना अभी, बस इसको ऑब्जर्व करना। अब इसको, इस चार्ट को आप अपने वॉचेस में रख सकते हो और इसको ऑब्जर्व करो कि प्राइस कैसे बिहेव करे, कहीं और तोड़ के तो नहीं जा रही है, या फिर ऊपर जा रही है तो किस स्पीड से जा रही है, मोमेंटम कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, ये आप देख सकते हो। तो मोस्टली हम लोग प्रेफर करेंगे जो अप ट्रेंड में स्टॉक्स हैं उन्हीं को, क्योंकि हम वैसे स्टॉक्स को अगर हम ले भी लेते हैं तो हमें काफ़ी टाइम बैठना पड़ेगा। अब जैसे ये देखो आप, ये स्टॉक है, ये अप ट्रेंड में, ठीक है। अब ये देखो, ब्रेकआउट दिया इसने, रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को मोमेंटम भी देखो आप, बुलिश रेंज में है, वॉल्यूम भी ठीक है, बाइंग वॉल्यूम है वीकली में। डेली में देख लेते हैं। तो डेली में देखो आप, ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, फिर अभी ब्रेकआउट। तो ये अब हम इस वेट एंड वॉच करेंगे। हम क्या करेंगे ना कि इस जोन को देखते हैं कि यहाँ पे कैसे प्राइस बिहेव करती है, क्योंकि अभी एक रेंज में चल रही है प्राइस, इस रेंज में, ठीक है। तो अब यहाँ से प्राइस है तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। नीचे जाएगी तो ये सपोर्ट आएगा, या फिर ये भी एक सपोर्ट आएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि हमें तो ट्रेड से मतलब है। हम तो चाहेंगे कि ऊपर की तरफ जाए, बट हम जो चाहेंगे वो एनालिसिस करके डिसाइड करेंगे, क्योंकि सोचने से तो होता नहीं। तो हमने क्या किया, एक रेंज बना दिया। ये रेंज के अंदर प्राइस है अभी। अब यहाँ पे ये कैसा बिहेव करती है, अब देखो यहाँ पे कंप्रेशन चल रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स बने लो वॉल्यूम पे। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो एक्यूमुलेशन भी चल रहा होगा कि कोई ना कोई धीरे धीरे खरीद रहा है प्राइस को, या फिर बेच भी रहा है। तो अभी कैसे मालूम पड़ेगा, अभी रेंज का ब्रेकआउट से मालूम पड़ेगा। तो ये रेंज से क्या होगा कि प्राइस ऐसे जाएगी, ऐसे, 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 फिर ऐसे जाएगी, ठीक है। और अब मान लो ये नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा सिनेरियो होगा, प्राइस ऐसे, फिर इसको रीटेस्ट, फिर ये धड़ाम से नीचे ऐसे जाएगी। तो हमारे पास दोनों सिचुएशंस है, हमें दोनों चीज़ें लेके चलनी है कि ये ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जा सकती है। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा इस रेंज का। तो अगर हम ट्रेड, जैसे सपोज अभी किसी को ट्रेड, जैसे किसी को कन्विक्शन है कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा प्राइस है, ये तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, तब एसएल ले लो। यहाँ से आपने एसएल लिया, वैसे तो ये एसएल बनता है, ठीक है, 4.5% का। एसएल ले लो और फिर ट्रेल करो, देखो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। पर ये रहेगा थोड़ा उनके लिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जिन्होंने ऐसे पैटर्न्स बहुत बार देखे हुए हैं, या जिनको आइडिया है, जिनको हाई कन्विक्शन है। अब जैसे हम जैसे ट्रेडर्स हैं, हम ऐसे भविष्य तो देख नहीं सकते, ना इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो हमें अपना टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि ये प्राइस यहाँ से बिहेव कैसा करती है। अगर प्राइस में स्ट्रेंथ होगा, ऊपर जाना होगा, तो ऑब्वियसली इसको तोड़ेगी ना ऊपर की तरफ। अगर प्राइस को ऊपर जाना तो नीचे तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना, ऊपर ही जाएगी। हाँ, रिटेस्ट करेगी थोड़ा बहुत, वो करेगी, और ऊपर ही जाएगी प्राइस अल्टीमेटली, क्योंकि ऊपर जाना है उसे। तो हम जैसे लोग क्या करेंगे कि इसको एक बार ऑब्जर्व करेंगे चार्ट को, और फिर हम करेंगे, फिर साथ में हम लोग मूविंग एवरेजेस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे मान लो ये 10-20 डीएमए का है मूविंग एवरेज। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है, कोई एक्सपोनेंशियल वगैरह नहीं है, उतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल हो, एक्सपोनेंशियल हो, चाहे कुछ भी लगा लो आप, सारे लैगिंग इंडिकेटर्स ही होते हैं। मेन प्राइस एक्शन होता है। तो मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे पहले जज किया कि ठीक है, प्राइस एक रेंज बाउंड है, और हाँ, बुलिश रेंज में, क्योंकि 10 के ऊपर है तो वैसे बुलिश है प्राइस। तो अब मैं इसको देखूंगा, क्योंकि अगर बुलिश है तो ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हुए ना इसके। तो ये देखूंगा, और नीचे एसएल, यहाँ पे मैं वेट करूंगा। जबकि मैं ट्रेड अभी नहीं लूँगा, ठीक है। अगर मुझे लेना भी होगा तो मैं ये एसएल लगा के, या ये जो मुझे पता है कि थोड़ा सा प्राइस को देख के कि प्राइस यहाँ रिटेस्ट दोबारा कर भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा गैप भी नहीं है यहाँ पे।
और नहीं तो यहीं से ऊपर जाएगी प्राइस। थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँगा कि एक दो सेशन में और देख लूँगा कि प्राइस यहाँ से क्या रिएक्शन कर रही है, ओवरऑल मार्केट सिनेरियो देखते हुए उस हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। मैं प्रेफर करूँगा कि ये ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, फिर यहाँ से मैं ट्रेड लूँ। वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी और ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन होगा और मैं उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूँगा, रादर देन कि मैं अभी गेस वर्क करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ले लूँ, क्योंकि मैं चांसेस ज़्यादा होंगे कि मैं 4-4.5% का स्टॉप लॉस ले लूँगा। तो इसे थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंटली। ऐसा नहीं है कि सेटअप बहुत अच्छा है तो आपने आग बग के उसमें एंट्री ले ली। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वेट किया जा सकता है, तो थोड़ा सा वेट करो, एक बार मार्केट को देख लो कि नेक्स्ट डे कैसा बिहेव कर रहा है, प्राइस कैसा बिहेव कर रही है, उस हिसाब से एंट्री लो। और यहाँ तो स्कोप है अभी एंट्री लेने का। ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत दूर चला गया। अब जैसे सपोज ये था, यहाँ देखिए, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये डेली चार्ट है, देखो कितना अच्छा कंप्रेशन हो रहा था। तो अगर अगर यहाँ पे हम्म, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे रेंज किया होता कि बना दिया होता कि ठीक है, ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के नीचे एसएल लेके मैं इसको कर रहा था एंट्री लेके, तो ये कितना अच्छा होता। आप देख रहे हो रेंज बाउंड है ये, और यहाँ से मैं एंट्री लेके अभी आगे यहाँ तक होता, 16-70% का मूव मैं ले चुका होता। और यहाँ मेरा अभी भी स्टॉप लॉस, मैं यहाँ से स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके यहाँ कर चुका होता, क्योंकि ट्रेल करना है मुझे। मुझे प्रॉफिट्स को तुरंत नहीं निकालना है, मुझे प्रॉफिट को जब तक हो सके तब तक उसको रखना है, होल्ड करना है। मुझे लॉसेस को होल्ड नहीं करना है। हम जनरली उल्टा करते हैं। तो ये उल्टी साइकोलॉजी और जो माइंडसेट है ना, चेंज करना होगा। तो आपने क्या किया, स्टॉप लॉस पहले यहाँ था, अब आपने देखा है प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, तो आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, थोड़ा नीचे ही रखा, इस कैंडल के नीचे, क्योंकि एकदम नेक टू नेक रखोगे तो प्राइस देखो जैसे हिट कर गया यहाँ पे, हिट करके थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, तो चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस थोड़ा वो हो ही जाएगा, क्योंकि उनको भी पता होता है कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं लोग। तो आपने थोड़ा सा, जैसे ये है, थोड़ा सा नीचे कर दो आप। देखो ये एग्जैक्टली इस कैंडल के यहाँ तक गया था, विक तक गया था, मतलब यहाँ पर टच करके वापस फिर वहाँ से ऊपर चला गया। इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता। पर अगर हिट भी हो जाता तो आप दूसरी चीज़ ये कर सकते थे कि जब वो दोबारा वापस जाता है तो वापस आप एंट्री ले लेते, तो ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप प्रॉफिट में थे ना, और दोबारा उसको ट्रेल करना शुरू कर देते। और जैसे यहाँ पे होते तो यहाँ स्टॉप लॉस फिर से सेट करके ट्रेल कर रहे होते। तो इस हिसाब से हमें एक बार प्राइस एक्शन को देखते हुए करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स हमें एक कंफर्मेशन देते हैं, क्योंकि वो एक लैगिंग होते हैं, वो सेकेंडरी हैं। इंडिकेटर्स को कभी प्राइमरी मत समझो। कई लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड करो, आरएसआई आपका 70+ है तो निकल जाओ, ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है तो एंट्री ले लो, ओवरबॉट है तो एग्जिट ले लो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्राइस काफ़ी टाइम तक एक रेंज में रह सकती है। आरएसआई अगर ओवरसोल्ड है तो काफ़ी दिन तक ओवरसोल्ड रह सकती है, ओवरबॉट है तो काफ़ी टाइम तक ओवरबॉट रह सकती है। ऐसा कोई ये नहीं होता कि तुरंत जैसे ओवरबॉट हुआ निकल गए, ओवरसोल्ड हुआ आपने एंट्री ले ली। तो ये आपको एक बार जो कंफर्मेशन है, फाइनल जो कंफर्मेशन है, वो प्राइस एक्शन से ही मिलेगा आपको, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है ना, सबसे पहले वही रिएक्ट करती है, बाकी चीज़ें बाद में रिएक्ट करती है। तो इसलिए कोशिश करो कि प्राइस के बेसिस पे देखने का। जैसे अब आप ये लो, बजाज का चार्ट देख सकते हो। अब आप ये देखते हैं हम कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, पेस बिल्डिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि आप जैसे कि आ, एक तो एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास कि ये हमने बना दिया और यहाँ पे नीचे एसएल लगा दो। कितने बनता है, बहुत छोटा एसएल है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं। या फिर इसको एसएल बना लो, 2% के आसपास का एसएल रखो और फिर इसको ट्रेल करो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ना ये रेंज से निकलने दो इसको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर रेंज से निकलने दो। अगर रेंज से निकल के रिटेस्ट करता है फिर एंट्री ले लो, तो वो ज़्यादा सेफ हो जाएगा। मतलब कि थोड़ा बहुत मूव मिस होता है, अब देखो कितना मिस होगा। जैसे मान लो किसी ने एंट्री ले ली होगी,
2% का मूव मिस होगा। तो 2% का मूव ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, बट हाँ कन्फर्मेशन मिलेगा। देखो कन्फर्मेशन की अलग कीमत होती है, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप जब कर रहे हो ना तो 100% कन्फर्मेशन के साथ कर रहे हो ना। अब जैसे यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, तो वो 100% कन्फर्मेशन हुआ। अभी 100% कन्फर्मेशन नहीं है ना, यहाँ से क्या पता नीचे भी आ जाए। तो इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत आपको जो 1-2% का जो होता है एडजस्टमेंट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। तो आप देखो एक बार चार्ट्स खुद से देखो, प्राइस एक्शन से देखने की कोशिश करो। इंडिकेटर्स वगैरह की हेल्प ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ऐसा कुछ खास बेनिफिट देंगे नहीं आपको। आप देखो कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ एक बार, ठीक है। कोई चार्ट है स्पेसिफिकली जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ है। और हाँ, चार्ट्स में ना कई बार पैटर्न्स भी होते हैं, तो हम अलग से बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में। जैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, कप एंड हैंडल होता है, हेड एंड शोल्डर होता है। अब जैसे कि आप ये देखो, तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा कप एंड हैंडल है, देख रहे हो। एकदम परफेक्ट तो नहीं है, बट वीकली में देखो, कैसे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। ये बना, और एक है, देखो बनाइए, कप एंड हैंडल है। तो कहने का मतलब कि ये सब जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें भी आपको देखते रहना था। अब किसी ने इसको देखा होगा, अब किसी ने कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली होगी यहाँ पे, और ये जो है प्राइस है इसका, इसके नीचे इसने एस एल ले लिया होगा। ठीक है, चलो 6% का एस एल है, एस एल लिया, और फिर इसने ट्रेल किया। अब वो ट्रेल ही तो कर रहा होगा अभी, उसने एस एल को यहाँ कर लिया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया होगा, और ट्रेल कर रहा है। तो ये ना कई बार पैटर्न्स होते हैं, हमें वो भी देखते रहना होता है कि कहीं कोई स्पेसिफिक जगह पे पैटर्न तो नहीं बन रहा है। तो इस चीज़ का एक अलग बेनिफिट होता है, ये आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन देते हैं कि चलो हाँ ठीक है। अब मान लो कहीं हेड एंड शोल्डर बन रहा हो, कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा हो, कहीं वीसीपी बन रहा है, या और भी कप एंड हैंडल बन रहा है, डबल बॉटम डबल टॉप, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो ये सब आपको एक कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो एक हैमर बन रहा है, तो ये बेस पे हैमर बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस जो है बुलिश है, यहाँ से कोई प्राइस को गिरने नहीं देना चाह रहा है। तो ये जो छोटे छोटे कन्फर्मेशंस होते हैं ना, ये हमें थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा देते हैं ट्रेड के टाइम, कि हाँ ठीक है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिल रहा है मुझे। वो बात हो गई। तो इसलिए ना इन पैटर्न्स को आपको देखने का हैबिट डालना होगा। आपको चार्ट्स देखते रहने होंगे, पुराने चार्ट्स देखो देखो कहाँ पे क्या पैटर्न बना, प्राइस ने कैसा बिहेव किया वहाँ पे, ऐसे करके आप सर्च करते रहो, तो आपको आइडियाज़ आते रहेंगे। कब ट्रेंड चेंज हुआ, डाउन ट्रेंड था, फिर कैसे अप ट्रेंड हुआ, कहाँ पे पुल बैक आया, जैसे पुल बैक आया, फिर ये फिर पुल बैक आया, फिर प्राइस ऊपर गई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखती रहनी होंगी। और कोशिश करो कि रेगुलर जो मैनुअली चार्ट्स को स्कैन करने का, अगर आप वैसे चार्ट्स यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो, तो ठीक है। वो उससे आपकी आई सेट नहीं होगी। आई सेट नहीं होगी तो आप जब कोई चार्ट देखोगे ना तब बहुत चीज़ें मिस कर जाओगे। तो एक बार देखो आप, ठीक है। बताना मुझे कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्वेरी है तो मुझे बताओ। और प्लीज़ अगर हो सके तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अभी मैं और भी कंटेंट्स बनाता रहूँगा, तो आपके जो अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से भी मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करता रहूँगा। तो आप देखो, और हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। चलो, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।